साथियों, स्वागत है आपका टिप टॉप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट हो चुका है। सभी लोग लाइव आ जाएंगे। वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। दोस्तों, रोज अब 3 बजे आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास होगी, यानी कि हिंदी को हम शुरुआत से पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत से यानी कि हिंदी भाषा से लेकर आज हम हिंदी भाषा को पढ़ेंगे, फिर वर्णमाला को पढ़ेंगे और फिर क्रमबद्ध अध्ययन हम करते जाएंगे आगे आगे। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है दोस्तों, आपको बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाए जाएंगे और व्याख्या सहित पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। जो भी साथी अभी तक नहीं आए हैं या जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, वो चैनल से जुड़ जाएं। और साथियों, आपको ज्वाइन मेंबर जरूर बनना है। अगर आप ज्वाइन मेंबर बन जाते हैं तो आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाता है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ज्वाइन मेंबर को दोस्तों क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है, ज्वाइन मेंबर को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो 3 प्लान है, मात्र 29 रुपए में आप चैनल के ज्वाइन बन सकते हैं। 29 कैसे पे करना है, आपको ज्वाइन बटन पर आप क्लिक करेंगे तो 3 प्लान आपको मिल जाएंगे। 3 प्लान में पहला प्लान 29 का है, दूसरा 59 का है और तीसरा 119 का है। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन मेंबर बने और स्टार्ट करेंगे आज की एक क्लास दोस्तों। ठीक है, तो आज का दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। किस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है हिंदी। 4 भाषा परिवार आपके सामने यहां पर मौजूद होंगे। अब 4 में से हिंदी किस भाषा परिवार की है, ये आपको चयन करना है। तो आप चयन करेंगे, आपका पहला विकल्प है भारोपीय परिवार की, दूसरा है द्रविड़ परिवार की, तीसरा विकल्प ऑस्ट्रिक परिवार और चौथा है चीनी तिब्बती परिवार। अब इनमें से हमें चयन करना है दोस्तों कि हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा मानी जाती है। अब एक विकल्प आप लिखते जाएं, है ना। तो हिंदी किस भाषा परिवार की मानी जाती है, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, और पूछा भी जाता है, हमेशा 2 सेकंड आपको दिए जाते हैं और आपने यहां पर चयन किया है कि सर जो सबसे बड़ा भाषा परिवार है उस भाषा परिवार की भाषा है हिंदी, यानी कि आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? भारोपीय परिवार की। किस परिवार की भाषा है हिंदी? भारोपीय परिवार की है ना। ये भी आपको याद रख लेना है। ठीक है, अब दोस्तों इसके बारे में हम जानेंगे कि असमूह भाषाओं का सबसे बड़ा परिवार है। एक क्वेश्चन आपसे बनेगा कि सबसे बड़ा भाषा परिवार कौन सा है, तो आपको बता देना भारोपीय परिवार। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण भी है क्योंकि अंग्रेजी, रूसी, प्राचीन, फारसी, हिंदी, पंजाबी, जर्मन, नेपाली, ये तमाम जो भाषाएं हैं वो इस भारोपीय परिवार से संबंध रखती हैं या फिर वो भारोपीय परिवार की भाषा कहलाती हैं। ठीक है, और विश्व जनसंख्या के लगभग आधे लोग यानी कि 45% जो लोग हैं विश्व में भारोपीय परिवार, भारोपीय भाषा बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें भारत की तो भारत में 73% लोग भारोपीय भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रख लेना है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, यानी कि प्रश्न क्रमांक 2 का आपको चयन करना है। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, ये आपको बताना है। अगर आपसे बन रहा है तो आप प्रश्न का उत्तर जरूर बताएंगे। चलिए, तो कमेंट में लिखना है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो आपकी 4 विकल्प हैं। पहला विकल्प है हिंदी, दूसरा संस्कृत, तीसरा तमिल और चौथा है आपका उर्दू। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, 2 सेकंड में आप अपने उत्तर का चयन करके कमेंट में लिखेंगे और बता देना कि सर जो हिंदी है ये हिंदी भारत में सबसे ज्यादा बोली जाती है, यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। फिर इसके बारे में अगर बात करें कि यह देश की आधिकारिक भाषाओं में से भी एक है जिसे राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ठीक है, तो इसके बारे में आज का एक भी क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जितने लोग भी देख रहे हैं। फिर हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो कब हुआ, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ दोस्तों, ये आपसे प्रश्न पूछा गया कि हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ, तो किससे हुआ, किससे हुआ, अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, है ना, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से, किससे हुआ आपको चयन करना है। हिंदी भाषा का जन्म किस भाषा से हुआ है, प्रश्न क्रमांक है आपका 3।
और 3 का उत्तर आपको चयन करना है। 2 सेकंड में दोस्तों आप अपने उत्तर का चयन कर लें और आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बोले सर हिंदी का जो जन्म हुआ है वो हुआ है किससे? किससे हुआ है? अपभ्रंश से। किससे हुआ है दोस्तों? अपभ्रंश से। यानी कि आपका उत्तर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, ए, डी नहीं लगाना। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। 1 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको याद रख लेना। अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य रचना की सबसे जीवंत और प्रमुख भाषा थी और समय लगभग इसका 12वीं शताब्दी माना जाता है और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से अपभ्रंश भारतीय आर्य भाषा के मध्यकाल की अंतिम अवस्था है जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति मानी जाती है। तो हिंदी का जो जन्म हुआ वो किससे हुआ? वो अपभ्रंश से हुआ। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, किससे हुआ? अपभ्रंश से। ठीक है, ये याद रख लेना। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है तो आदि जननी आप संस्कृत लगाएंगे, आदि जननी संस्कृत लगाएंगे, लेकिन हिंदी का जन्म किससे हुआ? अपभ्रंश से हुआ। ये आपको चयन करना है, ये आपको याद रखना है रानी जी, ध्रुव जी। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती? हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? 4 विकल्प हैं आपके सामने, कन्नौजी, बांगरू, अवधी या फिर तेलुगु। तो कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तब आपको चयन करना है। रोज 3 बजे दोस्तों अब आपकी क्लास होगी हिंदी व्याकरण की। जो भी हमारे जेल प्रहरी वाले साथी हैं, जेल प्रहरी वाले स्टूडेंट हैं, वो कंटिन्यू करें इस क्लास को। ठीक है, तो जल्दी से आपको बताना है कि कौन सी भाषा है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती, कौन सी बोली है जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो बोले सर ये कन्नौजी तो हिंदी के अंतर्गत आती है, बांगरू भी आती है, अवधी भी आती है, नहीं आती तो कौन सी नहीं आती? तेलुगु। तेलुगु नहीं आती, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। भारत में कुल 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18, जिनमें अवधी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली, हड़ौती, भोजपुरी, हरियाणवी। ठीक है, ये सारी हिंदी की बोलियां हैं। अब यहां पर आप ध्यान रखना, राजस्थानी है, छत्तीसगढ़ी है, मालवी, नागपुरी, खोरठा, ये हिंदी की मानी जाती हैं। ठीक है, ये हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं, ये भी आपको याद रखनी है। अब अगला क्वेश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? किस रूप में प्रसिद्ध है सबसे अधिक? प्रश्न क्रमांक 5 में हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रजभाषा है, ये आपको बताना है कि किस बोली में सबसे अधिक प्रसिद्ध है ब्रजभाषा। अब ये 4 विकल्प हैं दोस्तों आपके ब्रजभाषा की, राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा या फिर काव्य भाषा। तो ब्रजभाषा किस रूप में प्रतिष्ठित है? सुरेश जी, प्रश्न क्रमांक है अपना राजभाषा के रूप में है, तकनीकी भाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा के रूप में है या फिर काव्य भाषा के रूप में है? चयन करना है और अपना उत्तर कमेंट में लिख देना है कि सर जो हिंदी है सबसे ज्यादा भारत में बोली जाती है, लेकिन सॉरी यहां पर ब्रजभाषा पूछा गया। जो ब्रजभाषा है, ब्रजभाषा दोस्तों काय के रूप में है? काव्य भाषा के रूप में। यानी कि आपका उत्तर क्या होगा? क्या होगा? राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी नहीं पूछा गया, ब्रजभाषा पूछा गया, ब्रजभाषा। इसलिए यहां पर आपका उत्तर काव्य भाषा सही होगा। कौन सा होगा? काव्य भाषा के रूप में। ठीक है दोस्तों, ब्रजभाषा के रूप में देखें तो ब्रजभाषा एक धार्मिक भाषा है। कैसी भाषा? ये धार्मिक भाषा है जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती है। इसके अलावा यह भाषा हरियाणा में भी बोली जाती है, राजस्थान में भी बोली जाती है। ठीक है, भारतीय भाषाओं की तरह ये भी संस्कृत से जन्मी है। इस भाषा में प्रचुर मात्रा में साहित्य उपलब्ध है। भारतीय भक्ति काल में यह भाषा प्रमुख रही है। भक्ति काल की जो प्रमुख भाषा रही है वो कौन सी रही है? ब्रजभाषा रही। और ब्रजभाषा ही प्रारंभ में काव्य की रचना हुई और सभी भक्त कवियों ने अपनी रचनाएं इसी भाषा में लिखी हैं। जैसे सूरदास की भाषा क्या थी? ब्रज थी। रहीमदास, रसखान, केशवदास, घनानंद और बिहारी, इन्होंने ब्रज भाषा का ही उपयोग किया है। यानी कि जो ब्रज भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित थी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ते जाना है।
भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? हिंदी को आपको बताना है कि हिंदी को किस वर्ग में आप रखेंगे। ये 4 विकल्प आपके सामने हैं। सबसे पहला है राजभाषा, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा विभाषा है, चौथा तकनीकी भाषा है। पुष्पलता जी, आपको उत्तर बताना है कि हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे ये आपको बतानी है। इसे राष्ट्रभाषा कहेंगे, इसे राजभाषा कहेंगे, विभाषा कहेंगे या फिर तकनीकी भाषा कहेंगे? क्या कहेंगे हिंदी को? हिंदी को बताना है। और आज रात्रि 11 बजे जीके का डोज, रात्रि 11 बजे जीके का डोज होगा, ठीक है। तो आपको बताना है यहां पर रोज अब 3 बजे होगी मुस्कान जी, 3 बजे अपनी क्लास होगी ये, और ये राजभाषा के रूप में हम हिंदी को रखेंगे क्योंकि हमारी हिंदी जो है ये राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, ठीक है। राष्ट्रभाषा नहीं है ना। विभाषा में भी नहीं रखेंगे, तकनीकी भाषा में भी नहीं रखेंगे, ये हिंदी हमारी राजभाषा है। क्या है? अंकुर, एलएस सोलंकी और रानी जी ध्यान रख लेना, ये राजभाषा के रूप में ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर आपको अगला क्वेश्चन बताना है कि ढूंढाड़ी बोली है, तो ढूंढाड़ी बोली है बताना है ये कौन सी बोली है? पश्चिमी राजस्थान की है, पूर्वी राजस्थान की है, दक्षिणी राजस्थान की है या फिर उत्तरी राजस्थानी? ये ढूंढाड़ी बोली कौन सी कहलाती है दोस्तों? ढूंढाड़ी बोली यानी कि प्रश्न क्रमांक 7 में ढूंढाड़ी बोली चयन करना है आपको, और आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर होगा। बोले सर ये जो ढूंढाड़ी बोली है ये कहलाती है पूर्वी राजस्थानी। कौन सी कहलाती है? पूर्वी राजस्थानी, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर इसके बारे में अगर बात करें कि ढूंढाड़ी बोली राजस्थान की है, और ढूंढाड़ी एक इंडो आर्यन भाषा है जो पूर्वोत्तर राजस्थान से ढूंढाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, और ढूंढाड़ी बोलने वाली मुख्य रूप से 3 जिलों जयपुर, करौली, डीग, सवाईपुर माधोपुर, ये इस जिले में जो दोस्तों ये ढूंढाड़ी बोली बोली जाती है जो कि पूर्वी राजस्थान से संबंध रखती है। इतनी चीजें ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, ठीक है। फिर ब्रजबुली और ब्रजभाषा, इनमें अंतर समझ लेना। ये ब्रजबुली ये अलग है और ब्रजभाषा अलग है। ये ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, तो कौन सी भाषा ब्रजबुली नाम से जानी जाती है ये आपको बतानी है। 4 विकल्प हैं। सबसे पहला है पंजाबी, दूसरा है मराठी, तीसरा है गुजराती और चौथा है पुरानी बंगला। तो ब्रजबुली किस नाम से जानी जाती है? ये 4 विकल्प में से फटाफट से चयन करना है। हिंदी आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, जितने लोग भी देख रहे हैं, है ना। हिंदी बहुत कमजोर लग रही है आप लोगों की, तो जल्दी से बताएं। और उत्तर होगा आपका क्या? पुरानी बंगला। ये ब्रजबुली जो नाम है ये पुरानी बंगला का नाम है, यानी डी नंबर प्रमोद जी, डी नंबर आपका सही होगा। पुरानी बंगला का नाम क्या है? ब्रजबुली, ब्रजबुली। और डी नंबर आपने बिल्कुल सही बताया, डी नंबर, ठीक है। डी आपका सही हो जाएगा किशन जी। फिर आपको बताना पुरानी बंगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, पुरानी बंगला ब्रजबुली नाम से जानी जाती है। इतनी चीजें आपको याद रखनी, ठीक है। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया दोस्तों। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ये 4 विकल्प हैं। देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा लिखी जाती है ये आपको बतानी है। गुजराती, उड़िया, मराठी या फिर सिंधी? कौन सी भाषा है जो दोस्तों देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो आपको चयन करना है कौन सी लिखी जाती है। और आपने चयन किया है कि सर ना तो गुजराती लिखी जाती है, ना उड़िया लिखी जाती है और ना सिंधी लिखी जाती है। अगर लिखी जाती है तो वो लिखी जाती है मराठी। मराठी ये महाराष्ट्री अपभ्रंश से इसका उदय होता है दोस्तों। महाराष्ट्री अपभ्रंश से निकली मराठी, और मराठी देवनागरी में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन याद रख लेना, कई बार पूछा गया मराठी, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि देवनागरी भारत में सर्वाधिक प्रचलित लिपि है, जिसमें संस्कृत, हिंदी, मराठी भाषाएं लिखी जाती हैं। इस शब्द का सबसे पहले उल्लेख 453 ईस्वी में जैन ग्रंथों में मिलता है, ये तो ठीक है। फिर एक मनई के दुई बिटवे, ये पंक्ति पूछी गई है, इसको याद रख लेना, कई बार पूछी गई। एक मनई के दुई बिटवे रहन, ओह मां लहरा अपने बाप से कहेस कि दादा धनमा जबन हमर बखरा लागत, होय तबन हमको दई दे। यह अवतरण हिंदी की किस भाषा में बोली जाती है? यानी कि इस जो पंक्ति है
इसमें दोस्तों कौन सी भाषा यहां पर अपनाई गई है या किस भाषा में ये पंक्ति लिखी गई है। ये 4 भाषाएं आपके सामने हैं। ये 4 भाषाओं को आपको बनाना है। एक मनई के दुई बिटबे रहन, ओहे मां लहरा अपने बाप से कहेस कि दादा धनमा जवान हमारा बकरा लागत होए तपन हमको दई दे। ये आपको बताना है कि ये पंक्ति किस भाषा में है। तब आपने चयन किया कि सर ये जो पंक्ति है बिल्कुल सही है आंसर। इसका आंसर आपका हो जाएगा अवधि। अवधि यानी कि जो आपका सी नंबर है वो बिल्कुल सही है। और अवधि दोस्तों आपको पता है कि ये पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है अवधि। ठीक है, आपने बिल्कुल सी नंबर सही किया है। एक मनई के दुई बिटबे रहन, ओह लहरा अपने बाप से कहेस कि दादा धनमा जबन हमार बखरा लागत होए तबन हमका दई दे। अवतरण जो है ये अवधि बोली में है और अवधि बोली का इकाई की है पूर्वी हिंदी की बोली मानी जाती है, पूर्वी हिंदी की मानी जाती है। ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, फिर निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश दोस्तों आपको पता होता है कि अपभ्रंश मतलब बिगड़ी हुई। तो संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा कौन सी मानी जाती है ये आपको चयन करना है। खड़ी बोली को अपभ्रंश कहा जाता है संस्कृत की, ब्रज भाषा को अपभ्रंश कहा जाता है, अवधि को कहा जाता है या फिर पाली को कहा जाता है। तो ब्रज भाषा संस्कृत की अपभ्रंश किसे कौन सी भाषा कहलाती है ये आपको बताना है। आपने देखा होगा कि सबसे पहले देव भाषा जो है संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से फिर हिंदी का उदय होता है ना। वैसे ही हम जब बोलते हैं कि संस्कृत की अपभ्रंश होती है पाली, संस्कृत की अपभ्रंश कौन सी होती है पाली, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर ध्रुव जी बिल्कुल सही है आपका आंसर। फिर आपको बताना है कि अपभ्रंश आधुनिक भाषाओं के उदय से पहले उत्तर भारत में बोलचाल और साहित्य की रचना सबसे जीवंत या प्रमुख भाषा है। ठीक है, तो यह अपभ्रंश के बारे में तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है, अब आपको अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है। ये 4 लिपियां हैं दोस्तों जो भारतीय भाषाएं हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ। शारदा लिपि में, खरोष्टी लिपि में, कुटिल लिपि या फिर ब्राह्मी लिपि में। ये 4 विकल्प में से हमें चयन करना है। लिपि से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का जो विकास हुआ वो आपको बताना है। तो बोले सर अधिकतर जो भारतीय भाषाएं हैं सभी का विकास हुआ है, तो वो हुआ है ब्राह्मी लिपि से। कौन सी लिपि से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से, यानी आपका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। ठीक है, हमारी जो देवनागरी लिपि है, हिंदी की जो देवनागरी लिपि है, इसका विकास भी किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। शारदा लिपि एवं कुटिल लिपि का विकास भी ब्राह्मी लिपि से हुआ है। खरोष्टी लिपि का प्रचलन अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। खरोष्टी लिपि का प्रचलन कब था? अशोककालीन पश्चिमोत्तर भारत में था। इतनी चीजें याद रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, सभी से आना चाहिए। और ये 4 विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं। गुरुमुखी लिपि में, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या फिर सौराष्ट्री लिपि। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए आज के इसमें। और आपको पता है दोस्तों कि जो हिंदी है ना तो गुरुमुखी में लिखी जाती, ना ब्राह्मी में लिखी जाती, ना सौराष्ट्री में लिखी जाती। तो आपका उत्तर होगा देवनागरी। देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है और देवनागरी का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। फिर दोस्तों आपका कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और देवनागरी एक भारतीय लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं, कई विदेशी भाषाएं लिखी जाती हैं। ये भी आपको याद रखनी। ठीक है, फिर वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है दोस्तों? ये क्वेश्चन 14 का उत्तर कई बार पूछा गया है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कहीं ना कहीं प्रश्न पूछे गए हैं। तो वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप हमें बताना है। प्रचलित रूप कौन सा है? 4 विकल्प में से आपको चयन करना है। अवधि, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या फिर देवनागरी। कौन सी भाषा है दोस्तों हिंदी का प्रचलित रूप? कौन सी बोली है हिंदी का प्रचलित रूप? तो बताएं जल्दी से। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा यहां पर मुस्कान जी, अरविंद्र जी की जो खड़ी बोली है, खड़ी बोली ये
हिंदी का प्रचलित रूप है वर्तमान में, और आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। और खड़ी बोली ये पश्चिमी हिंदी से इसका उदय होता है। पश्चिमी हिंदी की बोली होती है कौन सी? खड़ी बोली। ठीक है, तो आपका सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, फिर आपको ये चीज आपको याद रख लेना है कि मोटे तौर पर आज की मानक हिंदी का एक पूर्व रूप भाषा विज्ञान की दृष्टि से इसे आदर्श स्टैंडर्ड हिंदी, उर्दू तथा हिंदुस्तानी की आधार स्वरूप बोली जाने वाली इसे गौरव प्राप्त है। खड़ी बोली से आपस में मिलते जुलते अनेक अर्थ निकलते हैं और एक खड़ी बोली आधुनिक हिंदी का रूप है। ठीक है, ये आपको बताना है कि हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है तो कौन सी है? हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या फिर राजस्थानी। ये आपको चयन करना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? चयन करें आप, आपको उत्तर बताना है। मैंने कई बार आपको बताया है, पूर्वी हिंदी की रचनाएं भी बताई हैं, है ना, पश्चिमी हिंदी की भी बताई हैं, और यहां पर छत्तीसगढ़ी आपसे पूछा गया तो छत्तीसगढ़ी जो आती है दोस्तों वो आती है किसके अंतर्गत? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। बिल्कुल सही आंसर ए नंबर आपका बिल्कुल है शीतल जी, ए नंबर सही है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है छत्तीसगढ़ी। मैंने आपको कोड दिया था अब छत्तीसगढ़ी, आ, बा और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, तो आ से अवधी, बा से बघेली, छत्तीसगढ़ी से छत्तीसगढ़ी, ये तीनों ही बोलियां पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे। फिर दोस्तों आपको बताना है यहां पर कि कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? पश्चिमी हिंदी का कोड मैंने आपको बताया था, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास। पश्चिमी हिंदी की बोलियों को याद करने का हमने बताया था, कानों के खड़ी बुंदेली, ब्रजभान हरि के पास। अब आपको बताना है कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। 4 विकल्प है हमारे सामने, 4 में से आप चयन करिएगा कौन सी नहीं है पश्चिमी हिंदी की बोली। और पश्चिमी हिंदी की जब भी बात होती है, बोले सर बुंदेली तो है, ब्रजभाषा भी है, कन्नौजी भी है, लेकिन ये जो बघेली दिया है बघेली, ये बघेली तो पूर्वी हिंदी की है। और डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपको याद रख लेना है दोस्तों, अगला है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधान का उल्लेख है? कौन से अनुच्छेद में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है संविधान में? ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया, तो जल्दी से आपको चयन करना है कौन से अनुच्छेद में है। 343 से 351, 434 से 315, 4 विकल्प में से चयन करें। इस पंखा चालू कर दे। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो आपको पता है कि भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में है, यानी ये नंबर आपका बिल्कुल सही है। 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया और इसके बाद संविधान में 343 से लेकर 351 तक राजभाषा संबंध में व्यवस्था की गई। इसकी स्मृति को ताजा रखने के लिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस 14 सितंबर को हम प्रतिदिन मनाते हैं। ठीक है, और भारतीय संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, तो हमारी जो हिंदी है वो क्या है? राजभाषा है। हमारी हिंदी राजभाषा है और इसे 14 सितंबर 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था, इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस हम मनाते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? प्रश्न क्रमांक 18 का उत्तर आपको बताना है। ये 4 विकल्प हैं, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहां पर है? ये आपको माखन जी बताना है, हैदराबाद में, बेंगलुरु में, चेन्नई में या फिर मैसूर में। कहां पर है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय? किशन जी उत्तर आपका सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चेन्नई। चेन्नई में है दक्षिण भारत दोस्तों प्रचार सभा का मुख्यालय और आपका उत्तर सी नंबर
बिल्कुल सही है, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। और यहां पर हम देखें कि सन 1964 में संसद के अधिनियम द्वारा सभा को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया। जो दक्षिण भारत प्रचार सभा है दोस्तों, इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया और सभा को विश्वविद्यालय स्तर के पाठ्यक्रमों की शिक्षा देने और उपाधियां प्रदान करने का अधिकार भी प्राप्त है। सभा का केंद्रीय कार्यालय कहां पर है? चेन्नई में। तो आपको याद रख लेना है दोस्तों कि जो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय है वो कहां पर है? तो ये चेन्नई में है। ये राष्ट्रीय महत्व की संस्था है और आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर बढ़ जाते हैं अगले, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? एक क्वेश्चन आपको बनना चाहिए, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा माना जाता है? पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, प्राकृत अपभ्रंश हिंदी पाली, अपभ्रंश पाली प्राकृत हिंदी, या हिंदी पाली अपभ्रंश प्राकृत? सभी से बननी चाहिए। ये पूरे 40 क्वेश्चन अगर आपसे बन रहे हैं दोस्तों तो निश्चित ही आपकी जो है वो बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलिए तो फटाक से आप चयन करेंगे, उत्तर क्या हो जाएगा आपका? आपको बताना हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है। और आपका बिल्कुल सही आंसर होगा हिंदी भाषा का कौन सा होगा? पाली प्राकृत अपभ्रंश और हिंदी। ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको बताना है संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? प्रश्न क्रमांक 20, संविधान के 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ये 4 विषय हैं आपके सामने, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो आपको बताना है 351 में, अनुच्छेद 351 में जो है किस विषय का वर्णन है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा या हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिए गए। तो अनुच्छेद 351 में साथियों, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए क्या दिए गए? निर्देश दिए गए हैं 351, अनुच्छेद 351 में। अनुच्छेद 343 से लेकर अनुच्छेद 351 तक संविधान में भाषा का प्रावधान है और अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए क्या दिए गए हैं? निर्देश दिए गए हैं। इनको आपको याद रखना है। ठीक है, फिर ये चीज आपको याद रख लेना है कि इसमें कहा गया कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ठीक है, तो 351 आपकी दोस्तों हिंदी भाषा के विकास से संबंधित है। अब ब्रज भाषा आपको बताना है, ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी। ब्रज भाषा है तो क्या है दोस्तों? ब्रज भाषा आपको चयन करना है। ब्रज भाषा क्या है? पूर्वी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी है, बिहारी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी है। मैंने आपको कई बार बताया कि सर कानों के खड़ी बुंदेली ब्रजभान हरि के पास ये कोड है आपका, किस भाषा का है? ये पश्चिमी हिंदी का है। और आपका जो विकल्प नंबर बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, बी आपका सही है। तो आगे बढ़ते हैं। वास्तव में यही पश्चिमी हिंदी भारत की सामान्य भाषा हो गई। इसकी बोलियां हैं खड़ी बोली जिसे कोरबी कहा जाता है, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी जिसे बांगरू कहा जाता है, और कन्नौजी। तो पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। इन 5 बोलियों को आपको याद रखना है आसानी से। मगही किस भाषा की बोली है? मगही किस भाषा की बोली है? प्रश्न क्रमांक 22, मगही किस भाषा की बोली है? राजस्थानी की, पश्चिमी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की या फिर बिहारी की? तो मगही किस भाषा की बोली मानी जाती है? ये आपको चयन करना है। सभी लोग चयन करके बताएंगे। प्रश्न किसी को गलत नहीं करना है, प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आपका। और आपका मगही पूछा गया आपसे, मगही, मगही आपने पढ़ा है कि किसकी है दोस्तों? मगही, ये मगही जो है ये बिहारी हिंदी की है। भोजपुरी, मगही, मैथिली ये भाषाएं जो हैं
ये बिहारी हिंदी से संबंधित हैं, यानी कि आपका जो डी नंबर है वो डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर LS सोलंकी जी बिल्कुल सही बताया आपने, है ना। ये याद रख लेना, बिहारी उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी, मैथिली और मगही ये बोलियां आती हैं। ठीक है, इनको याद रखेंगे। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई? ये 4 विकल्प आपके सामने हैं, सभी लोग याद रख लेना। बिल्कुल 3 बजे आपकी क्लास रोज स्टार्ट होगी हिंदी। लक्ष्य है 10 तारीख तक हिंदी पूरी कवर करना, हिंदी पूरी कवर करना। ठीक है, अब दोस्तों आपको बताना है कि जो खड़ी बोली है ये किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, कौन सी अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये आपको बताना है। हाँ, बहुत बढ़िया प्रमोद कुमार जी। मगध में बिहारी का बंगला उड़ा असमिया में, ये आपकी मागधी से हैं, है ना। मागधी से विकसित, मागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती हैं। अब यहां पर खड़ी बोली बताना है, तो खड़ी बोली जो है ये स्वर सैनी अपभ्रंश, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि IMP है, इसको याद कर लेना। खड़ी बोली स्वर सैनी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती है, यानी सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रख लेना है। फिर आपको बताना है दोस्तों कि भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई, और ये कब की गई ये आपको बतानी है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, 1952 में, 1953 में, 1954 या फिर 1956 में। तब आपका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? आपने सही आंसर बताया कि सर ये 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई, और डी नंबर आपका बिल्कुल सही है, डी नंबर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। अगला आपको बताना है दोस्तों कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? भाषाई आधार पर किस राज्य का गठन हुआ था? सन 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों की पुनः संरचना की गई, पुनः संरचना की गई। और सबसे पहले जो राज्य बना था वो राज्य कौन सा बना था? ये आपको बना था, कौन सा राज्य बना था? पंजाब बना था, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनने वाला जो प्रथम राज्य था वो था दोस्तों आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश, यानी डी नंबर आपका, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, डी आपका सही है। फिर दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, ये आपको चयन करना है। तो आप फटाक से करेंगे, और जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं चैनल के, वो ज्वाइन मेंबर जरूर बने। ठीक है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है, यानी कि 26 का आंसर हमें चयन करना है। 26 का सभी लोग चयन करेंगे। राजस्थानी से है बघेली का, पूर्वी हिंदी से है, बिहारी से है या फिर पश्चिमी हिंदी से है। तो आपने बिल्कुल सही बताया कि सर अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये पूर्वी हिंदी से संबंधित हैं, यानी 2 नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, अब आपको बताना है दोस्तों कि बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी उपभाषा से है। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, है ना। और ये जो पूर्वी हिंदी है ये अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित मानी जाती हैं। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अवधी कौन सी अपभ्रंश से विकसित है, तो आप लगा देना अर्धमागधी, बघेली अर्धमागधी, छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी। ठीक है, ये याद रखना। फिर आपको किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? सरल क्वेश्चन है, आराम से आप बता दोगे। ये 4 विकल्प हैं, 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, या फिर 14 सितंबर 1950 को। तो कौन सी तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, राजभाषा बनाई गई? तो आपका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों, कौन सा होगा? बोले सर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया, इसलिए 14 सितंबर को हम क्या मना लेते हैं? हिंदी दिवस। यानी आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही है। मुस्कान, कंचन जी, अरविंद्र जी बिल्कुल सही आंसर, ये चीज आपको याद रख लेना। और ये अनुच्छेद 343(1) में बताया गया कि दोस्तों हिंदी जो है ये राष्ट्र की राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, संविधान के भाग 17 के अध्याय की धारा, संविधान के भाग 17 की अध्याय की धारा 343(1) में
अगर आपसे भाग पूछ लिया जाए कि संविधान के किस भाग में हिंदी से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 17 में है, अनुच्छेद भाग 17 की धारा 343(1). ठीक है, इतनी चीजें याद रखेंगे। फिर वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1955 में घटित। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि 1955 में प्रथम राजभाषा आयोग बना, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बताना है, पूछा गया है क्वेश्चन, और उत्तर हो जाएगा इसका अंकुर जी, गायत्री तिवारी। उत्तर हो जाएगा आपका क्या? प्रथम राजभाषा आयोग 1955 के जो अध्यक्ष थे वो थे बीजी खेर, यानी कि आपका जो 1 नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर आपने बिल्कुल सही चयन किया है। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपको पता होगा, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना। ठीक है, और संविधान के अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार है। यह भी आपको याद रख लेना है, राजभाषा आयोग को गठित करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को, अनुच्छेद 344 के तहत। ठीक है, ये आपको याद रख लेना। और इस आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। राजभाषा आयोग, प्रथम राजभाषा आयोग 1955 में बना था, जिसके अध्यक्ष थे बीजे खेर साहब। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगला, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? 29 का उत्तर हमें बताना है। आपको चयन करना है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है, 14, 15, 18 या फिर 22। तो आपने बिल्कुल सही चयन किया है दोस्तों कि 8वीं जो अनुसूची है ये भाषा से संबंधित है और इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, यानी आपका उत्तर डी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी गुड आंसर आप सभी का। और दोस्तों अब आपको बताना है कि 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया। इसमें कोंकणी, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को 1992 में जोड़ा गया और 2003 में बोडो, डोंगरी और मैथिली भाषा और संथाली को जोड़ा गया। बोडो, डोंगरी भाषा, मैथिली भाषा और संथाली को कब जोड़ा गया? 2003 में। ये भी आपको याद रख लेना, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, फिर आपसे पूछा गया कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है। अब यहां पर 30 का प्रश्न बताना है, हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत या फिर अपभ्रंश। तो आपने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है और उत्तर हो जाता है क्या? संस्कृत। आदि जननी है आपकी संस्कृत। ठीक है, फिर आपको याद रख लेना है दोस्तों, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2018 ईस्वी का आयोजन स्थल क्या है? यानी कि 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ था? कहां पर आयोजित हुआ था? मध्य प्रदेश में दोस्तों 2015 में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश में विश्व हिंदी सम्मेलन 2015 में आयोजित किया गया था, लेकिन 2018 में जो आयोजित किया गया था वो कहां पर किया गया था? 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन। तब आपका उत्तर होगा बोले सर ये मॉरिशस में किया गया था। मॉरिशस में की राजधानी पोर्ट लुई, और वहां पर ये 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2018 में किया गया था। ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर दोस्तों 18 से 20 अगस्त 2018 को ये मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुई में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक है, अगला आपको बताना है कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा है। भारोपीय परिवार सबसे बड़ा भाषा परिवार है और दुनिया के लगभग 45% लोग इस भारोपीय परिवार को भाषा परिवार की भाषा को बोलते हैं और भारत के लगभग 73% लोग भारोपीय परिवार की भाषा को बोलते हैं। अब यहां पर बताना है कौन सी भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है। अगर आपको भारोपीय परिवार की भाषाएं याद हैं तो आप बता सकते हो भारोपीय परिवार की भाषा कौन सी नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि मराठी भारोपीय परिवार से संबंधित है, गुजराती भी भारोपीय परिवार से संबंधित है, हिंदी भी भारोपीय परिवार से संबंधित है, लेकिन जो मलयालम है दोस्तों, मलयालम ये भारोपीय परिवार से संबंधित नहीं है। तो आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बताना है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है, यानी कि 33 हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। आराम से बता दोगे, सरल क्वेश्चन है ना। आपको बताना है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 11 जून को, 14 सितंबर को, 28 सितंबर को या फिर 10 अक्टूबर को। जो भी साथी ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हैं वो ज्वाइन मेंबर बन सकते हैं। दोस्तों आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे, वहां पर 3 प्लान है।
एक प्लान 29 का है, दूसरा प्लान 59 का है, तीसरा प्लान 119 रुपए का है। तो कोई भी प्लान आप ज्वाइन कर लेते हो तो आपको ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाता है और वहां पर पीडीएफ और स्टडी मटेरियल आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपका बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा बनाया गया और 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इतनी चीजें तो आपको पता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? पाली है, संस्कृत है, हिंदी है या फिर अबहट्ट है? विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत की पूर्वकालीन हमने पढ़ा था कि संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर अपभ्रंश से अबहट्ट और हिंदी, है ना। इस प्रकार से हमने क्रम देखा था भाषाओं का। तो आपको बताना है कि विकास की दृष्टि से प्राकृत की जो पूर्वकालीन अवस्था मानी जाती है वो पूर्वकालीन अवस्था मानी जाती है दोस्तों पाली। पाली यानी कि आपका जो एक नंबर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। पाली की अपभ्रंश कौन सी होगी? प्राकृत। पाली की अपभ्रंश कहलाती है प्राकृत, इसको याद रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन आपको यहां पर देखो, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था पाली है। हिंदी की अगर बात करें तो संस्कृत 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक संस्कृत भाषा रही, है ना। पाली का काल माना जाता है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, अपभ्रंश का 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक और हिंदी का 1000 ईस्वी से अब तक इसका काल माना जाता है। तो ये भाषाओं का दोस्तों काल है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ना। अब आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म कौन सा है? पश्चिमी हिंदी आपने पढ़ी है कन्नौजी, ब्रज भगेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू और खड़ी बोली बुंदेली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियां कौन कौन सी हैं आपको चयन करना है। कौन सी हैं? 4 विकल्प हैं, 4 में आपने बिल्कुल सही चयन किया कि सर पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली और बुंदेली, यानी डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला आपसे पूछा जाता अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा या फिर भोजपुरी? चयन करें जल्दी से। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली बतानी है तो आपको पता होगा कि अर्धमागधी से विकसित है कौन सी है? पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी की बोली कौन सी है? तो पूर्वी हिंदी की बांगरू नहीं है ना, ब्रजभाषा नहीं है, भोजपुरी नहीं है, उत्तर हो जाएगा बघेली। बघेली यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बी नंबर। ठीक है, रोज 3 बजे अब आपको आना है, 3 बजे अपनी क्लासें होंगी, 3 बजे आपको यथावत समय पर आ जाना। हिंदी को 10 तारीख तक यानी कि 10 नवंबर तक कवर करना है पूरी हिंदी, है ना। तो आप यथावत 3 बजे आएंगे। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम बताना है ना। आपको पता है कि सबसे पहले ब्राह्मी लिपि और ब्राह्मी लिपि से अन्य लिपियों का विकास हुआ और ब्राह्मी लिपि दोस्तों देवनागरी लिपि का विकास क्रम आपको बताना है। तो सबसे पहले कौन सी आई? ब्राह्मी लिपि, फिर आई गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि और फिर अंत में देवनागरी लिपि, यानी कि आपका उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ब्राह्मी, गुप्त, नागरी और देवनागरी। ठीक है, देवनागरी। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। आज रात्रि 11 बजे आपका जीके का डोज की वाली जो क्लास है वो लगेगी और 4:05 पर विज्ञान की क्लास लगेगी, है ना। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं? बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली ये किस बोली के क्षेत्र हैं दोस्तों? छत्तीसगढ़ी यहां बोली जाती है ना, बघेली बोली जाती है, ब्रजभाषा बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। संध्या सेन जी बिल्कुल आज से ही स्टार्ट हुई है और आज से बिल्कुल शुरुआत से हम पढ़ रहे हैं। तो रायबरेली आदि में जो बोली जाती है दोस्तों वो कौन सी बोली जाती है? अवधी। अवधी बोली जाती है। ठीक है, बहराइच, सुल्तानपुर और रायबरेली में यहां पर अवधी बोली जाती है, इसको याद रखेंगे, अवधी, है ना। अवधी का अगर क्षेत्र बात करें दोस्तों तो अवधी का है अवध, है ना, रायबरेली, सुल्तानपुर, बाराबंकी, उन्नाव, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर, फैजाबाद, यूपी के ये कुछ नगर हैं जहां पर अवधी बोली जाती है। ठीक है, तो अवधी के क्षेत्र भी आपको याद रखना है। ठीक है,
अब आपको बताना इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है, इनमें से किस बोली का बिहारी हिंदी से संबंध नहीं है। तो 4 विकल्प हैं, बिहारी हिंदी से संबंध किस बोली का नहीं है, ये आपको बताना है। तो अवधी, मगही, भोजपुरी या फिर मैथिली। बिहारी से संबंध किसका नहीं है, तो आपको पता है कि मगही, भोजपुरी और मैथिली ये तीनों ही बोलियां बिहारी हिंदी की हैं, जबकि अवधी ये पूर्वी हिंदी की है। तो उत्तर आपका क्या होगा, अवधी यानी कि आ नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये नंबर आपने कर लिया, सही बता दिया है ना। संजू, प्रियंका, कमला जी बिल्कुल सही है, रोहित जी। और अगला क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। एक चैलेंज प्रश्न है आपका। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया गया है, ये आज का चैलेंज प्रश्न है, यानी कि इसका उत्तर आपको ही बताना है। ठीक है, तो कमेंट में सभी लोग बताएंगे और सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे। और जो भी साथी व्यवस्थित अच्छे से अध्ययन करना चाहते हैं वो ज्वाइन बटन, चैनल पर जाके ज्वाइन बटन दिया है उस पर ज्वाइन करके 3 प्लान में से 1 प्लान आप ले सकते हैं। ठीक है, और ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप में स्टडी मटेरियल, पीडीएफ आदि सभी कुछ आपको यहां पर मिलेगा। और हिंदी की क्लास 10 नवंबर तक पूरी हिंदी का लक्ष्य मैंने रखा है ना। तो आप हिंदी की क्लास को रोज अटेंड करेंगे 3 बजे हिंदी की क्लास, 4:05 पर विज्ञान की क्लास आपकी होगी। ठीक है, रात्रि 11 बजे दोस्तों आपका जीके का डोज आज से यथावत चलेगा, यानी कि आज से स्टार्ट हो जाएगा। तब आपका ये उत्तर आपको चयन करना है। और जो भी साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं वो वीडियो को लाइक कर देना। प्रियंका, संजू बाला, गायत्री जी, अंकुर व्यास, LS सोलंकी, रमेश जी, प्रियंका जी और सभी अपने मित्रों को बता दें कि हिंदी की क्लास आज से स्टार्ट हो गई है। और आज हमने हिंदी भाषा को पढ़ा है, तो कल हम वर्णमाला को पढ़ेंगे। वर्णमाला सभी लोग पढ़ करके आएंगे, है ना। आज हिंदी भाषा को बहुत अच्छे तरीके से अपन ने पढ़ लिया। मुस्कान जी, संजू, सोनम जी, दिलीप जी, प्रियंका, ठीक है, रोहित सिंह जी, पुष्पलता, गौतम जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य करेंगे। ज्वाइन मेंबर जिसको बनना है वो ज्वाइन मेंबर बन जाएंगे, किशन जी, ठीक है, सारस यादव जी। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। और समय नहीं भूलना है, रोज 3 बजे दोपहर 3 बजे, है ना। बिल्कुल, गायत्री तिवारी जी बिल्कुल ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन जरूर हो सभी लोग। ठीक है, और चैनल को सपोर्ट जरूर करें। अब आपका लक्ष्य है दोस्तों, जेल प्रहरी वाले जितने भी हमारे साथी हैं वो जरूर बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, तो वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद।